और अयोध्या से इनकी हार ये दर्शाती है कि न ये राम को लाए थे, न ये राम को ला सकते थे। अब जो इनका धर्म का एक चल रहा था, एजेंडा चल रहा था, और इस वक्त जो कहते हैं हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, पहली बार हिंदुस्तान में 10 साल में हिंदू जो है वो खतरे से बाहर आ चुका है। सवाल ये बनता है कि जब मोदी का परिवार काम कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी तो काम नहीं करती, मोदी का डंका बज रहा था, बीजेपी का डंका तो नहीं बज रहा था। अब अगर ये इतनी बुरी तरह से हारे और लड़खड़ाए, अब इन्हें बेसाचों की जरूरत है, तो तमाम तर नाकामियों का और फेलियर का और हार का ठीकरा भी मोदी जी और परिवार पर फूटना चाहिए। अब आप देखिए, अगर ये पार्टी सत्ता में आती है, लंगड़ी लूली सरकार सही, लेकिन इनके जो है ना, एक तरह से कहिए इनके दिमाग के जो पेज है ना वो टाइट कर दिया। इनकी जो गर्दन में सरिया पड़ा था, तो यूं रहता था, अब यूं हो गया, यूं। नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं पता था कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी आए, बेशक मजबूर और लंगड़ी लूली आए, और हम ये बेसाखी देनी पड़े। अब नीतीश कुमार ने सोचा कि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी में रहूंगा तो शायद मुझे इतनी इज्जत ना मिले, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दूं, बाद में भारतीय जनता पार्टी फिर मेरी खुशामद करेगी, मुझे लेगी, उस वक्त मैं इनसे डील करूंगा, सारे क्रीमी मंत्रालय जो मैं लूंगा। अब नीतीश कुमार ने जब देखा कि भाई देखो, कोई इतना बेवकूफ तो हो नहीं सकता कि एक ट्रॉफी के लालच में दूसरी ट्रॉफी ले, एक ही ट्रॉफी ले, तो नीतीश कुमार ने सीएम छोड़ के सीएम बने। तो वहां पर उनकी स्ट्रेटेजी सोचो, उनको नजर आ रहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की लंगड़ी लूली सरकार आती है तो एज ए बेसाखी ये मुझे बुलाएंगे, कहेंगे आन मिलो सजना, आन मिलो सजना। अब तो बेचारे वहां भी नहीं जा सकते अयोध्या में, राम जी ने भी मना कर दिया, तुम्हारी जरूरत नहीं है। मतलब तमाम तरह के स्टिकर और खंडेलवाल जी के बड़े बड़े स्टिकर लगे हुए थे, वहां कोई ध्यान नहीं दे रहा था। मतलब 400 पार जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, और राम जी ने कहा ना तुम हमें लाए थे ना तुम हमें ला सकते हो। जब लात मार के निकाला कि हमें ऐसे चौकीदारों की जरूरत नहीं है, राम वहां पर पहले ही से मौजूद थे, और अभी भी अगर ये सरकार सत्ता में आती तो आप यकीन करिए अब ये धर्म पर राजनीति नहीं करेंगे। सबसे बड़ा धर्म इनका वो राम मंदिर लेके चले थे, वही टाए टाए फुस हो गया, एक तरह से धपड़धुस हो गया। अब ये बिल्कुल सीधे सीधे चलेंगे, क्योंकि इनकी कुर्सी के जो पाए हैं वो सतरंगे पाए हैं, और अगर ज्यादा चीप पटाख करेंगे तो इनका पाया गिर जाएगा। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। कई दिन हो गए कि लोकसभा के नतीजे पे आ गए, लेकिन सरकार की उठापटक जो है वो रुक नहीं रही है। तमाम यानी कि दोनों सरकारें, एनडीए और इंडिया, दोनों ये कह रही हैं कि सत्ता में हम आ रहे हैं। एक बार 7 तारीख तय हुई, 7 के बाद 8 और अब 8 के बाद 9। प्रधानमंत्री का यह कहना है कि 9 तारीख को मैं शपथ ग्रहण करने जा रहा हूँ। पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट ऐमन रिजवी जी है। कैसे देख रही हैं, कई दिन बीत चुके लेकिन शपथ ग्रहण नहीं हो पा रहा है? देखिए, शपथ ग्रहण समारोह तो खैर 7 में हो या 9 में हो, ये तो साफ पता चल रहा है कि बेशक मजबूत सरकार नहीं मिल रही, मजबूर सरकार मिल रही है, हैंडीकैप लंगड़ी लूली सरकार आ रही है, लेकिन आ तो इन्हीं की रही है, मोदी सरकार ही आ रही है, बीजेपी ही आ रही है। और लोग जिस तरह बातें कर रहे थे और नीतीश कुमार को पलटू सल्टू टल्टू कह रहे थे, लेकिन अगर देखा जाए तो वाकई ही हिंदुस्तान में अगर कोई चाणक्य साबित हुआ तो नीतीश कुमार साबित हुआ। नीतीश कुमार की आप अकलमंदी देखिए, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी में थे, नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं पता था कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी आए, बेशक मजबूर और लंगड़ी लूली आए, और हम ये बेसाखी देनी पड़े। अब नीतीश कुमार ने सोचा कि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी में रहूंगा तो शायद मुझे इतनी इज्जत ना मिले, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दूं, बाद में भारतीय जनता पार्टी फिर मेरी खुशामद करेगी और मुझे लेगी, उस वक्त मैं इनसे डील करूंगा, सारे क्रीमी मंत्रालय जो मैं लूंगा। अब आप ही देखिए कि जब ये भारतीय जनता पार्टी 400 का पार, फलाना का पार, धमाका का पार करा, और मैंने शायद मुझे याद है, मैंने आपके चैनल पे भी कई बार बोला कि ये भारतीय जनता पार्टी और इनका गठबंधन जो हार्डली जो टच करेगा, वो जाकर बहुत ज्यादा करेगा तो वो 280 290 तक लेके जाएगा, 400 पार नहीं लेके जाएगा, मैंने कई बार बोला। और दिल्ली की 7 सीटें बीजेपी के पास आएंगी, वो भी सही हुआ। मैंने बोला था कन्हैया भी हारेगा, और हिंदुस्तान का तमाम एमपी हार सकते हैं, लेकिन 2 एमपी नहीं हारेंगे, एक असदुद्दीन ओवैसी और एक हमारी पार्टी के चंद्रशेखर भैया, और सारी बातें सही हुई। अब नीतीश कुमार ने जब देखा कि भाई देखो, कोई इतना बेवकूफ तो हो नहीं सकता कि एक ट्रॉफी के लालच में दूसरी ट्रॉफी ले, एक ही ट्रॉफी ले, तो नीतीश कुमार ने सीएम छोड़ के सीएम बने। तो वहां पर उनकी स्ट्रेटेजी सोचो, उनको नजर आ रहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की लंगड़ी लूली सरकार आती है तो एज ए बेसाखी ये मुझे बुलाएंगे, कहेंगे आन मिलो सजना, आन मिलो सजना। आप देखो ना, मोदी जी कितनी तारीफें कर रहे हैं, कितनी खुशामदें कर रहे हैं, और आप ये देखो कि नीतीश कुमार और वो नायडू जो है, चंद्रबाबू नायडू कितने अहम मंत्रालय मांग रहे हैं। वित्त मंत्री भी दे दो, रेल मंत्री भी दे दो, फाइनेंस मिनिस्टर भी दे दो, डिफेंस मिनिस्टर भी दे दो, स्पीकर भी दे दो। तो क्या भारतीय जनता पार्टी तालियां बजाएगी? हैं ये करेगी? क्या करेगी? थालियां पीटेगी, घंटे बजाएगी। अब तो बेचारे वहां भी नहीं जा सकते अयोध्या में, राम जी ने भी मना कर दिया, तुम्हारी जरूरत नहीं है। अयोध्या से बहुत बुरी हार हुई है, अयोध्या से हिस्ट्री की सबसे बुरी हार हुई है। अभी जब क्या नाम है, चांदनी चौक से मैंने इलेक्शन फाइट करा, तो मैं जब पोलिंग बूथ पे जा
जा रही थी, तो जहां भारतीय जनता पार्टी के पोलिंग एजेंट बैठे थे, आप यकीन करो तमाम लॉ एंड ऑर्डर और तमाम तरह का आपके इलेक्शन कमीशन को ये लोग एक तरह का उनकी खिल्ली उड़ा रहे थे। बैनर लगे हुए थे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, अब की बार 400 पार, मतलब तमाम तरह के स्टिकर और खंडेलवाल जी के बड़े बड़े स्टिकर लगे हुए थे, वहां कोई ध्यान नहीं दे रहा था। मतलब 400 पार और अब जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। और राम जी ने कहा ना तुम हमें लाए थे ना तुम हमें ला सकते हो, जब लात मार के निकाला कि हमें ऐसे चौकीदारों की जरूरत नहीं है। राम वहां पर पहले ही से मौजूद थे और वहां कि अगर तुम ये सोचते हो दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हो कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, क्योंकि आपको नहीं पता अगर अंदर खाना आप जीरो रिपोर्टिंग जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग करें अयोध्या में, तो अयोध्या में कितने मंदिर इन्होंने तोड़े, कितनी दरगाहें तोड़ी, कितनी मस्जिद तोड़े, हजारों की तादाद में लोगों की दुकानें तोड़ी, हजारों की तादाद में लोगों की झोपड़ियां मकान तोड़े, तो उनकी बद्दुआ नहीं लगेंगे। तो राम ने कहा तुम फिक्र मत करो, हम इनको लात मारेंगे, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। ये हमें लाने वाले कौन होते हैं? हम जनता के साथ हैं। और अयोध्या से इनकी हार ये दर्शाती है कि न ये राम को लाए थे न ये राम को ला सकते। अच्छा, क्या लग रहा है कि मतलब जिस तरीके से कह रहे हैं कि 9 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, लेकिन जहां स्पीकर का पद मांगा जा रहा हो, गृह मंत्रालय मांगा जा रहा हो, रेलवे मांगा जा रहा हो, तो सरकार किस तरीके से चलेगी? क्योंकि जो लोग पहले से 10 साल से सत्ता में, वो लोग क्या करेंगे? देखिए, मैंने कहा ना कि इतने सारे मंत्रालय मांग रहे हैं, भाई जाहिर सी बात है अगर वो 4 मांगेंगे तो 2 पे तो सेटलमेंट होगा, 2 मांगेंगे तो 1 पर होगा, और 1 भी नहीं मांगेंगे। अगर ये नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी में होते तो उनको 1 भी मंत्रालय ना मिलता। तो अगर 4 मांग रहे हैं, उधर से वो 7 मांग रहे हैं, नायडू साहब 7 मांग रहे हैं, तो कम से कम 2-4 में तो सेटलमेंट होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तालियां तो बजाएगी नहीं और थालियां तो पीटेगी, जो कोरोना में पिटवाई थी इन्होंने। लेकिन बहुत जबरदस्त हिंदुस्तान की जनता देख रही, पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई है। अब जो इनका धर्म का एक चल रहा था, एजेंडा चल रहा था, और इस वक्त जो कहते हैं हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, पहली बार हिंदुस्तान में 10 साल में हिंदू जो है वो खतरे से बाहर आ चुका है। वो खतरे से उसने इस बार गाय गोबर तीर त्रिशूल तलवार पर वोट नहीं करा, उसने अपने अधिकार का वोट की चोट सही जाके मारकर, और सबको समझ में आया कि हमारा वोट भी मोदी जी की इक्वल है। लोगों ने राशन पे वोट नहीं करा, लोगों ने घंटे पे वोट नहीं करा, राम को लाने पे वोट नहीं करा। मोदी जी का जो एक तरह का जलवा चल रहा था, मोदी जी का जलवा चल रहा था, 400 पार का जो हलवा चल रहा था, वो फुस हो गया। जनता ने कहा नहीं, हमें नहीं चाहिए। और जो तमाम तरह के आप भी दिखा रहे थे कि ईवीएम का घोटाला, ये घोटाला वो घोटाला, मैंने तब भी बोला था देखो ईवीएम में इतना घोटाला नहीं होता, हद से ज्यादा 1000-1500 वोट पहले पड़ जाते हो, बाद में पड़ जाते हो। लेकिन हिंदुस्तान में ये चल रहा था कि जो मंदबुद्धि लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के झंडे ढो रहे थे और उनकी चडियां फट गई थी, जो आरएसएस सोच वाले थे, उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि हमारी लंगोटियां फट गई, हमारी चडियां फट गई, हम भारतीय जनता पार्टी के झंडे ढो रहे हैं, हम मोदी का डंका, मोदी का परिवार कर रहे हैं। तो उनके समझ में आया कि नहीं, हम मोदी का परिवार नहीं है, क्योंकि हम मोदी का परिवार करते करते हमारा परिवार भिखमंगा बन गया। तो उनको समझ में आया कि नहीं, उनको लगता था सिर्फ भारत में एक ही हिंदू है, मोदी हिंदू है और सारे मुसलमान हैं। तो अब कि उनको समझ में आया, उन्होंने गठबंधन की तरफ देखा, उनको लगा कि हाय राहुल जी भी हिंदू हैं, हाय अखिलेश जी भी हिंदू हैं, तेजस्वी भी हिंदू हैं, मायावती तो खैर खाता ही नहीं खोल पाई बेचारी, चंद्रशेखर भैया भी हिंदू हैं, ममता बनर्जी भी हिंदू। उनको लगा कि नहीं, भारत में और भी सच्चे हिंदू हैं, ये फर्जी हिंदू हैं। तो उन्होंने वोट खटाखट दबादब सटासट जो है वो गठबंधन को दिया, और ईवीएम का जो एक तरह का नैरेटिव सेट था, इस बार देखिए सब खुश हैं ना। यूपी में अखिलेश खुश है, इधर कांग्रेस 99 सीट लाकर खुश है, उधर ममता बनर्जी बहुत खुश है, उधर लालू प्रसाद के बेटे और तेजस्वी बहुत खुश है। मतलब हर तरफ खुशी है, कोई भी किसी से नाराज है, और इस बार कोई नहीं कह रहा कि ईवीएम में घोटाला हुआ। अच्छा, लेकिन प्रधानमंत्री को जो बहुमत नहीं मिली, उसके बाद से प्रधानमंत्री के जो है ना थोड़ा अल्फाज चेंज हो रहे हैं। क्यों प्रधानमंत्री लगातार कहते थे मोदी सरकार, मोदी की गारंटी, अब वो कह रहे हैं एनडीए सरकार। नहीं, मतलब वो मोदी सरकार नहीं, देखो मैंने पहले भी कहा कि देखो मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। मोदी जी का परिवार, मोदी जी की गारंटी, मोदी जी का डंका, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, तो राम को मोदी जी लेकर जा रहे थे। तो सवाल ये बनता है कि जब मोदी का परिवार काम कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी तो काम नहीं करती, मोदी का डंका बज रहा था, बीजेपी का डंका तो नहीं बज रहा था। अब अगर ये इतनी बुरी तरह से हारे और लड़खड़ाए, अब इन्हें बेसाखियों की जरूरत है, तो तमाम तर नाकामियों का और फेलियर का और हार का ठीकरा भी मोदी जी और परिवार पर फूटना चाहिए। और मुझे तो ये समझ में नहीं है मोदी जी का परिवार कौन सा है। परिवार का लोगों को मतलब ही नहीं पता। रे बावलो चपड़ गंजुओ परिवार कहते हैं, जब बीवी हो, बच्चे हो, भाई हो। मोदी जी तो अकेले छड़े, उनका तो कोई परिवार नहीं है। तो समझ में एक आपने एक और देखो, एक चपड़ गंजू इंटरव्यू दे रहा, कह रहा है कि देखा मोदी जी को, देखिए मोदी जी कितना अच्छे हैं, मोदी जी ने बेरोजगारी खत्म कर रखी है, योगी जी ने कर रखी है, मोदी जी ने शादी नहीं करी, शादी करके 8 बच्चे पैदा नहीं करे, यानी कि मुसलमानों की तरह 8 बच्चे पैदा नहीं करे, तो तुम भी शादी ना करो, 8 बच्चे पैदा ना करो। अब चपड़ गंजू, यही वाली बात अगर तेरे माँ बाप को भी किसी ने बता दी होती तो तू भी धरती पे
बोझ ना बनता। तो इन्होंने जो इस तरह के स्टेटमेंट दिए तो मुसलमानों को भी लगा, दलितों को भी लगा, तमाम कम्युनिटी को लगा कि ये तो सीधे हमारे घर में घुस गए, हमारे धर्म पर घुस गए, ये तो हम इनको वोट दे रहे तब भी हमारे धर्म पर हमला करें। तो लोगों को अब की अकल आई और लोगों ने इनको डिसऑन करा, उस पार्टी को डिसऑन करा। और अब आप देखिए, अगर ये पार्टी सत्ता में आती है, लंगड़ी लूली ही सरकार सही, लेकिन इनके जो है ना, एक तरह से कहिए इनके दिमाग जो के जो पेच है ना, वो टाइट कर दिए। इनके जो गर्दन में सरिया पड़ा था, जो यूं रहता था, अब वो यूं हो गया, यूं 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 हो गया इनका सरिया। अब ये अगर कुछ भी करेंगे, नफरत के खिलाफ नहीं बोल सकते। उधर से आप ये देखिए, चंद्रबाबू नायडू ने क्या कहा, हाजियों को 1 लाख रुपए मिलना चाहिए। मतलब सब रास्ते पे आ रहे हैं, सबको मुसलमानों को सब मुसलमानों को 4% का आरक्षण मिलना चाहिए। और मैंने तभी भी कहा कि अगर गठबंधन भी सही से चलता तो गठबंधन 10 बजे ही शपथ ले लेता। गठबंधन ने भी एक घमंड रहा, कांग्रेस को घमंड रहा कि मुसलमान तो खटाखट सटासट फटाफट हमें ही करेगा। दिल्ली में देखिए क्या क्या नाम है, चांदनी चौक में अगर आम आदमी पार्टी को सीट मिलती तो आम आदमी पार्टी 10 बजे जीत जाती, क्योंकि आम आदमी के चांदनी चौक में 10 विधायक थे। वहां अग्रवाल को सीट दे दी गई, क्योंकि अग्रवाल वही है जिन्होंने 87 में मुसलमानों को मारने काटने के लिए हथियार बांटे थे, और उनको वहां उस वक्त की IPS ऑफिसर थी किरण बेदी, उन्होंने पकड़ा था। तो पूरे हिंदुस्तान में इनको कोई मुसलमान फेस मिला ही नहीं जो चांदनी चौक से टिकट मुसलमान ले लेता। तो बहुत सारी इनकी नाकामियां रही है, मुसलमानों को लेकर नहीं चले। और हमारे राहुल भैया जो हैं वो नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोले थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इस मोहब्बत की दुकान में मुसलमानों की कितनी दुकानें होंगी बाजार में और दलितों की कितनी दुकानें होंगी। आप देखिए 10 या 11 स्टेट में इन्होंने मुसलमानों के पत्ते काटे। आप अखिलेश को देखिए, अखिलेश ने मात्र 4 मुसलमानों को टिकट दिया, चारों जीत गए। तो आप ये देखिए, इस बार संसद में जबकि 110 मुस्लिम सांसद पहुंचने चाहिए थे, मात्र 27 से 28 पहुंच रहे हैं। तो मुसलमानों की अनदेखी करेगा। और मुसलमानों को इस बात से देखना चाहिए, आप मुसलमानों को, तमाम मेरे भोले भाले मुसलमानों को जो सटासट पटापट कर रहे थे और सोच रहे थे कि जो दूसरी पार्टी के खड़े में वो पार्लियामेंट में जाएंगे तो सरकार नहीं बनेगी, आपको देखना चाहिए कि नीतीश कुमार कितने अकलमंद साबित हुए, वो चंद्र नायडू बाबू कितने अकलमंद साबित हुए, वो किंग मेकर बन गए। 12-15 सीटें लेके आज सरकार आन मिलो सजना की गुहार लगा रही है, उनके आगे पीछे हो रही है। तो आप किंग मेकर बन सकते हैं अगर तमाम मुसलमान संगठित हो जाएं, आप एक तरफ होके अपने ही बंदे को अगर वोट डालें और 10-12 आपके MP हो, तो आप भी इसी तरह पार्टियों के साथ, बड़ी नेशनल पार्टियों के साथ डीलिंग करके बड़े बड़े मंत्रालय ले सकते थे, लेकिन आप लेने को तैयार नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल होगा कि जिस तरीके से जो लोग नफरती भाषण दे रहे थे, चाहे हम बात करें जिन्होंने ये कहा था कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम करना होगा, जिसका नाम नवनीत राणा है जो महाराष्ट्र से आती हैं, एक जिन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के सामने चुनाव लड़ा, वो जो तीर चला रही थी मस्जिद की तरफ, ये वो तमाम लोगों को जनता ने सबक सिखाया। देखिए मेन बात ये रहा कि आपने शायद मोदी जी का, इनकी पार्टी का आपने टिकट का वितरण नहीं देखा। अगर आप जाकर देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार उन तमाम लोगों के टिकट काटे जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ कोई भी स्टेटमेंट दिया था। बिल्कुल क्लीन बंदे लेकर गए तमाम के तमाम। लेकिन कहते हैं ना, वतु इज्जु मंतशा वतु जिल्लु मंतशा, अल्लाह ताला जिसको चाहे जलील करे और जिसको चाहे इज्जत बख्शे। अल्लाह ताला ने मोदी जी के मुंह से उल झलूल निकलवाना शुरू करा। मोदी जी कभी राजस्थान में खड़े कह रहे हैं कि मुसलमान बच्चा पैदा करने की मशीन है, कभी मोदी जी मुसलमानों को कह रहे हैं कि मंगलसूत्र लेकर भाग जाएंगे, कभी मोदी जी योगी जी की तारीफ कर रहे हैं कि योगी जी का देखा आपने कितना बड़ा है बुलडोजर वाला इंसान। तो अल्लाह ताला ने इनके मुंह से निकाला और पब्लिक ने कहा कि ना ये ना सुधरना का, भाई ये झूठ का जनरेटर सुधरने को तैयार नहीं है, इसका तो परिवार है नहीं, फालतू में बकवास कर रहा है। तो हम अपना परिवार जो है, हम अपना वोट जो है वो ट्रांसफर करते हैं और वोट की प्रतिशत इस बार ज्यादा बढ़ी। और अभी भी अगर ये सरकार सत्ता में आती तो आप यकीन करिए अब ये धर्म पर राजनीति नहीं करेंगे। सबसे बड़ा धर्म इनका वो राम मंदिर लेके चल रहे थे, वही टाएं फुस हो गया, एक तरह से धपड़धुस हो गया। अब ये बिल्कुल सीधे सीधे चलेंगे, क्योंकि इनकी कुर्सी के जो पाए हैं वो सतरंगे पाए हैं, और अगर ज्यादा ची पटाख करेंगे तो इनका पाया गिर जाएगा। आपने उधर देखा, आपने स्मृति ईरानी को देखा, स्मृति ईरानी को देखा, वो गैस का सिलेंडर इतना एक्सेस हो गया था, इतना एक्सेस हो गया, जब उसको बोलना होता था वो नहीं बोलती थी लेडी, जब औरतों पे बात होती थी नहीं बोलती थी, बच्चों पे बात होती थी बच्चों पे नहीं बोलती, जबकि वो महिला एंड बाल विकास मंत्री थी तब भी नहीं बोलती थी। उनको कहाँ बोलना होता, जब राहुल गांधी की बेइज्जती करनी हो, जब सोनिया गांधी को जलील कर, तब बोलती थी। तो लोगों ने कहा रुक जा, तेरा सिलेंडर ज्यादा ही भारी हो रहा है, ज्यादा ही एक्सेस हो रहा है, हम नहीं चाहते कि पार्लियामेंट की जमीन धस जाए, इस सिलेंडर को भारी फाड़ देते। तो उन्होंने स्मृति ईरानी के घमंड को चकनाचूर करा। और आज स्मृति ईरानी देख लेना, इतिहास में इनको लोग याद करेंगे, ढूंढेंगे।
उसके बाद इनकी पॉलिटिक्स सन 2024 के बाद इनकी खत्म हो गई, ये हार गई। दूसरी बात है कि एक अभी बारी फेल बुलबुल मंडी से जीत कर आई, जी। उनके घमंड का ये आलम था। जब वो उल झलूल बयान देती थी तो लोग इतना सीरियस नहीं लेते थे। कंगना रनौत हाँ, की बात कंगना करें। की। जी। अब जब कंगना ने देखा, जब वो एमपी बन गई और जब बहुत से लोगों को उनके शिकायतें हैं, उनके बयान से हमें भी शिकायतें, उन्होंने शाहीन बाग वालों को हमें 500 रुपए वाली जी, बोला था। बोला था। तो कंगना का ये देखिए कि शपथ ग्रहण समारोह से पहले शपथ ग्रहण समारोह हो गया। जिस तरह वो चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर गए, वहां एक सीआरपीएफ के जो है एक नौजवान ने उसके चांटा मारा और कहा कि जिस प्रोटेस्ट के बारे में, किसान प्रोटेस्ट के बारे में तू बोल रही थी, पैसे लेके बैठे, वहां मेरी माँ भी बैठी जी, थी। बिल्कुल। और वो लड़की आज हीरो बन गई। पंजाब के ज्यादातर घरों में उसके सस्पेंड कर दिया गया मैडम सस्पेंड। उनको। देखिए सस्पेंड कितना कमा रही है, 15,000 20,000, उससे ज्यादा उसने इज्जत कमा ली। लोग उसको फंडिंग कर रहे हैं, उसके स्टेटस लगा रहे हैं, ग्रेड बहन, किसानों का जवाब ये। भाई शाहीन बाग वालों ने तो अल्लाह पे छोड़ दिया। वतु इज्जू मंतशा वतु जिल्लू मंतशा, देखो जलील हुई। और देखो ये इकलौती है कि हमेशा एक एमपी होके इसने पहले ही ये देखिए कि एक तरह के शपथ वाला मेडल ले लिया इसने। और अब जब ये शपथ लेगी तो उसको याद रहेगा कि हाँ मेरे शपथ पड़ा है। तो जब आप किसी रेपुटेटेड पद पर होते हैं ना, तो आपको उस चीज की गरिमा का एहसास होना चाहिए। अब आप एमपी हैं, सांसद हैं, और अभी भी आप कह रहे हैं कि हमें पंजाब की पब्लिक ने मारा, ये लोग उग्रवादी। अभी बावली को उग्रवादी मत बोल, अभी चमाटा मारा है। ये ना हो कि पार्लियामेंट में घुसने से पहले तुझे टाई फिश कर दें। तो इनकी जबान पे लगाम होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि आप देखिए कि अब अजीब किस्म का ट्रेंड चल रहा है कि जो जनता के लिए काम करते हैं, जो जनता के साथ रहते हैं, जो सड़क पर जनता के साथ खड़े हैं, उनको टिकट नहीं दिया जाता। टिकट दिया जाता है तमाम नचनियों को, गवैयों को, मिरासों को, भांडों को। जिन लोगों को आटा दाल का भाव नहीं पता, जिनको ये नहीं पता कि लोगों के मसाइल क्या है, लोग क्या है, लहसुन अदरक किस रेट मिल रहा है, गैस का सिलेंडर किस रेट मिल रहा है, इनको पार्लियामेंट में घुसा दिया जाता है। तो ये क्या खाक में हमारी आवाज उठाएंगे हमारे मुद्दों पे? तो एक तरह से कहिए कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री को पार्लियामेंट में घुसाने की तैयारी है। और जिस तरह संविधान को कुचलने की तैयारी थी, इसका ये चमाटा बताता है कि अगर आपने आइंदा करा, हालांकि एज ए महिला मैं इस बात की निंदा करती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस तरह की निंदा मैं 5 साल करती रहूं कंगना रनौत के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ऐमन रज़वी हमारे साथ ही तमाम मुद्दों पर बेबाकी से बोलती हैं, जवाब दिए। इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं, अपनी राय ज़रूर दें। देखते रहिए टाइम्स एक्सप्रेस।